हमने भाषा के विषय में अध्ययन किया, व्याकरण की परिभाषा जानी और व्याकरण के भेद आदि के विषय में हमने पढ़ा। आइए अब देखते हैं संस्कृत व्याकरण के अंग। संस्कृत में व्याकरण को कई भागों में बांटा गया है और इन भागों में हम संस्कृत व्याकरण को विभिन्न तरीके से पढ़ते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। संस्कृत व्याकरण के अंग हैं। संस्कृत व्याकरण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है या फिर इसके 3 अंग हैं। संस्कृत व्याकरण के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, जिनमें सबसे पहला है वर्ण विचार। सबसे पहला है वर्ण विचार। वर्ण भाषा की पहली इकाई होता है। वर्ण भाषा की पहली इकाई होता है। यदि हम किसी भाषा में लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, भाषा का शुरुआती अंग जो है, भाषा जो है उसका शुरुआती अंग वर्ण होता है। सबसे पहली इकाई, सबसे छोटी इकाई। तो वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण की परिभाषा, वर्ण क्या है, कौन कौन से वर्ण हैं, कैसे कैसे वर्ण हैं, ये सारी चीजें, उनके भेद, उनके आकार प्रकार, उनके लिखने की विधि तथा उनके उच्चारण आदि का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण का वर्ण विचार अंग जो है, वर्ण विचार अंग के अंतर्गत हम वर्णों के विषय में विस्तार से पढ़ते हैं। वर्णों की बनावट, वर्णों का अर्थ, वर्णों की परिभाषा, ये सब कुछ हम वर्ण विचार में पढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द की परिभाषा, उनके भेद, उनकी उत्पत्ति, उनके मेल तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। देखिए, मैंने आपको कहा वर्ण भाषा की पहली इकाई है। तो प्राथमिक तौर पर हम वर्ण के विषय में अध्ययन करते हैं और वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और एक अर्थ प्रदान करते हैं तो उन्हें हम शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ये 2 प्रकार के होते हैं। इनका विस्तार से हम अध्ययन अगली कक्षा में करेंगे। यहां हमें यही जानना है कि शब्द जो है, शब्द के अंतर्गत, शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्द की परिभाषा, उनके भेद, उनकी उत्पत्ति, उन शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द के भेद कितने हैं, कौन कौन से हैं, उनके मेल, एक वाक्य में शब्द जो होते हैं उनका क्या स्वरूप होता है, उनको किस तरह वाक्य में बिठाया जाता है तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है और शब्दों का रूपांतरण। वाक्य विचार नंबर 3 पर व्याकरण का जो अंग है वह है वाक्य विचार। शब्द जो हैं, शब्दों को हम एक उचित क्रम में रखते हुए वाक्य निर्माण करते हैं। हर भाषा का अपना अपना एक तरीका होता है जिसमें कर्ता, क्रिया, कर्म, यह अपना तरीका होता है। इस विभाग के अंतर्गत वाक्यों की परिभाषा, वाक्य कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, ठीक है, कई प्रकार के हो सकते हैं। तो वाक्यों की परिभाषा, वाक्य की रचना, किस प्रकार हम वाक्य निर्माण करते हैं,
उनके भेद, वाक्यों के अवयवों के परस्पर संबंध, वाक्यों के विभिन्न अंग हो सकते हैं जैसे कर्ता, क्रिया, कर्म, और इन विभिन्न अवयवों में परस्पर संबंध कैसे होता है ये चीज, तथा विराम चिन्ह आदि का अध्ययन किया जाता है। विराम चिन्ह जो है उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि विराम चिन्ह की अशुद्धि करते हैं हम तो अर्थ का कई बार अनर्थ भी हो जाता है, इसलिए विराम चिन्हों का विस्तार से ज्ञान होना जरूरी है। इस प्रकार ये व्याकरण के प्रमुख 3 अंग हैं। आशा करता हूं भाषा, व्याकरण, लिपि, व्याकरण के अंग, ये सब कुछ आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं अभ्यास प्रश्नों की। हमारा पहला प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो उचित विकल्प है उस पर आपको टिक मार्क करना है, सही का निशान लगाना है। हम पढ़ते हैं क, भारतीय उपमहाद्वीप की भाषा है। तो अध्याय जब हम पढ़ रहे थे तो आपने अध्याय में पढ़ा होगा, हमने अध्याय में पढ़ा भारतीय उपमहाद्वीप की भाषा संस्कृत है। यहां में ऑप्शन दिए गए हैं संस्कृत, फ्रेंच, अंग्रेजी। तो विद्यार्थियों, भारतीय उपमहाद्वीप की भाषा कौन सी है? बिल्कुल सही, संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत। तो ये जो संस्कृत लिखा हुआ है इसके सामने बॉक्स में हम सही का निशान यानी कि टिक मार्क करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप की भाषा क्या है? संस्कृत है। कौन सी है? संस्कृत। ध्यान रखने वाली बात है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ख, मुख्यतः भाषा में अभिव्यक्ति के भेद हैं। ठीक है, मुख्यतः भाषा में अभिव्यक्ति के भेद हैं। अभिव्यक्ति का तात्पर्य होता है अपने भावों को प्रकट करना, अपने विचारों को प्रकट करना। तो अध्याय में हमने पढ़ा कि हम भाषा के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते हैं, और भाषा जो है उसके 2 रूप मुख्य रूप से हमने पढ़े, एक लिखित रूप और एक मौखिक रूप। अध्याय में हमने पढ़ा मौखिक रूप इसका प्राथमिक रूप है, और भाषा का मौखिक रूप जो है उसी से लिखित रूप की उत्पत्ति हुई, लिखित रूप अस्तित्व में आया। तो मुख्यतः भाषा में अभिव्यक्ति के भेद हैं। अभिव्यक्ति के भेद, अपने विचारों को प्रकट करने के तरीके कितने हैं? ठीक है, 2, 3, 4। यह मुख्य रूप से पूछ रहा है, मुख्य रूप से कितने हैं? तो मैंने आपको 2 बताए, मुख्य रूप से 2 हैं, मौखिक और लिखित। बिल्कुल सही बताया आपने, मौखिक और लिखित। तो ये 2 भेद हैं। पहला है मौखिक, जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं, और दूसरा है लिखित, जब हम लिखकर अपने भावों को प्रकट करते हैं। ग, भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है। आपने अध्याय में पढ़ा भाषा को लिखने का ढंग, भाषा को लिखने का तरीका, एक प्रकार की कला, भाषा लिखने की एक प्रकार की कला। ठीक है, तो क्या होगी वो? बोली, लिपि और व्याकरण। तो भाषा को लिखने का जो ढंग है क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है? लिपि। बोली रोमांस्वर, व्याकरण रोमांस्वर, और भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है, लिपि कहलाता है, लिखने का ढंग। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। भाषा के शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्राप्त होता है। यदि आप भाषा के शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो आपको किसका ज्ञान होना जरूरी है? समझना है, व्याकरण, भाषा द्वारा और लिपि द्वारा। भाषा के शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्राप्त होता है, किसके द्वारा होता है?
व्याकरण के द्वारा, भाषा के द्वारा और लिपि के द्वारा। तो व्याकरण के द्वारा। आप व्याकरण के ज्ञाता हैं, व्याकरण का आपको ज्ञान है, तो आप सही उच्चारण करोगे, शुद्ध उच्चारण करोगे। व्याकरण का ज्ञान आपको नहीं है तो आप अशुद्ध लिखोगे, अशुद्ध पढ़ोगे और अशुद्ध उच्चारण करोगे। ठीक है, आइए आप आगे देखते हैं। यदि हम अभ्यास 2 की बात करें तो अभ्यास प्रश्न 2 में कहा गया है, मंजूषा में दिए गए भाषा के रूपों को इनके सही शीर्षक के अंतर्गत लिखिए। हमारे पास 2 शीर्षक हैं। एक शीर्षक है मौखिक, पहला शीर्षक क्या है? मौखिक, और दूसरा शीर्षक है वह है लिखित। हमारे पास 2 शीर्षक हैं और हमें इन शीर्षकों में इन शब्दों को रखना है। हमारे पास शब्द हैं वाद विवाद, निबंध लेखन, भाषण, अनुच्छेद लेखन, समाचार वाचन, नाटक, कविता पाठ और प्रार्थना पत्र। वाद विवाद जो है इसे मौखिक किया जाता है। वाद विवाद मौखिक किया जाता है। ठीक है, इसमें आमने सामने वाले अपनी बात रखते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। तो हमें यहां देखना है वाद विवाद कैसे होता है, मौखिक होता है, ये लिखित नहीं होता। वाद विवाद मौखिक किया जाता है। तो वाद विवाद को हम मौखिक के नीचे लिखेंगे। कहां लिखेंगे? मौखिक के नीचे क्या लिख देंगे? वाद विवाद। वाद विवाद। ठीक है, हमारा दूसरा शब्द है निबंध लेखन। तो देखिए इसके पीछे ही जुड़ा हुआ है ये लेखन। लेखन का मतलब होता है लिखना। निबंध लेखन। तो निबंध लेखन की प्रक्रिया जो है वह मौखिक नहीं होती। कैसे होती है? वो लिखित होती है। तो निबंध लेखन को हम लिखित के नीचे लिखेंगे। ठीक है, निबंध लेखन। निबंध लेखन की प्रक्रिया जो है वो लिखित होगी। कैसे होगी? लिखित होगी। अब बात करें भाषण की। ठीक है, हम यहां तक सॉल्व कर चुके हैं। वाद विवाद जो होगा मौखिक होगा, निबंध लेखन लिखित होगा और भाषण, भाषण जो दिया जाता है, स्पीच, भाषण जो है वो मौखिक दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? मौखिक। भाषण लिखित नहीं होगा। ठीक है, तो भाषण ये मौखिक के नीचे आएगा। भाषण कहाँ आएगा? मौखिक के नीचे आएगा। तो मौखिक, भाषण मौखिक होता है, मुंह द्वारा उसकी अभिव्यक्ति दी जाती है। अगला हमारा है अनुच्छेद लेखन। तो अनुच्छेद लेखन यानी अनुच्छेद लिखना, अवतरण लिखना। तो ये लेखन है, लिखित के नीचे आ जाएगा। हम लिखेंगे अनुच्छेद लेखन। ठीक है, अगला हमारा है समाचार वाचन। वाचन। ठीक है, तो समाचार वाचन जो किया जाता है वह मौखिक किया जाता है। कैसे किया जाता है? समाचार वाचन मौखिक किया जाता है। तो इसको हम यहां हमें लिखना है भाषण। ठीक है, क्या लिखना है? भाषण। तो जो भाषण होगा ये मौखिक होगा। भाषण कैसा होगा? मौखिक होगा। अनुच्छेद लेखन जो है वो लिखित होगा। और समाचार वाचन, समाचार वाचन क्या होगा? ये मौखिक होगा। कैसा होगा? मौखिक। समाचार वाचन ये मौखिक होगा। तो यहां हम क्या लिखेंगे? समाचार वाचन। क्या लिखेंगे? समाचार वाचन लिखेंगे।
समाचार वाचन है, यह भी मौखिक होगा। अगला हमारा है नाटक। देखिए नाटक जो होता है, नाटक पहले लिखा जाता है और फिर रंगमंच पर उसका मंचन किया जाता है। तो नाटक जो है उसे पहले लिखा जाएगा, उसका लिखित रूप होता है, उसके बाद में उसका मंचन किया जाता है, तो नाटक लिखित हो जाएगा। नाटक को हम लिखित के नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब बात आती है कविता पाठ की। कविता लिख करके रंगमंच पर उसका पाठ किया जाता है, उसे बोला जाता है, सुनाया जाता है। तो कविता का पाठ किया जाता है मंच पर खड़े होकर के, तो कविता पाठ जो है वो मौखिक हो जाएगा। कविता पाठ। और बात करें प्रार्थना पत्र की, तो प्रार्थना पत्र जो होता है वो लिखित होता है। प्रार्थना पत्र कैसा होता है? लिखित होता है। एक बार फिर से हमें समझना होगा, वाद विवाद मौखिक होता है। वाद विवाद कैसा होता है? मौखिक होता है। निबंध लेखन ये लिखित होगा। निबंध लेखन का रूप कैसा होता है? लिखित होता है। अनुच्छेद भाषण, भाषण ये मौखिक रूप होता है इसका। भाषण ये मुंह द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रिया है, तो अभिव्यक्ति है। भाषण ये मौखिक होगा, अनुच्छेद लेखन ये लिखित होगा, और समाचार वाचन, समाचार वाचन कैसा होगा? समाचार वाचन मौखिक होगा। ठीक इसी तरीके से नाटक, नाटक जो है वो लिखित होगा। नाटक कैसा होगा? लिखित रूप होगा नाटक का। कविता पाठ, कविता पाठ जो है ये इसका मौखिक रूप होगा, कविता पाठ। और प्रार्थना पत्र, ये प्रार्थना पत्र जो होता है वो लिखित होता है। प्रार्थना पत्र कैसा होता है? लिखित होता है। तो यहां हम लिख देंगे प्रार्थना पत्र, ठीक है। प्रार्थना पत्र जो होगा वो भी कैसा रूप होगा? लिखित रूप होगा, ठीक है। इस तरीके से कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो मौखिक रूप से की जाती हैं, कौन कौन सी क्रियाएं जो लिखित रूप से की जाती हैं, ये आपने भली भांति समझा। अब हम तीसरे अभ्यास प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा अभ्यास प्रश्न हमें कहता है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कहने का मतलब है इन वाक्यों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अशुद्धि है, हमें उस अशुद्धि को निकालना है, इस वाक्य को शुद्ध करना है और पुनः लिखना है। आइए देखते हैं। यहां हमें दिया हुआ है क हम मेला घूमने जाऊंगा। तो यहां हमारी जो क्रिया है जाऊंगा वह एक वचन की है, ठीक है। और जाऊंगा क्रिया जो होती है वो मैं के साथ हम इसका यूज करते हैं। जैसे मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, तो यहां लिखा हुआ है हम, ठीक है। यहां क्या लिखा हुआ है? हम। तो यहां जो करता है इसे हम परिवर्तित करेंगे हम का रूप, और हम इसे मैं बदल देंगे। हम यहां लिखते हैं शुद्ध करके, तो मैं मेला घूमने जाऊंगा, ठीक है। मैं मेला घूमने जाऊंगा, तो ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। ये इसका कैसा रूप हो जाएगा? शुद्ध रूप हो जाएगा। हम जो है हम, ये अशुद्ध रूप था इसका, और इसका शुद्ध रूप करने के लिए हमने हम को चेंज कर दिया मैं। तो मैं मेला घूमने जाऊंगा, यह इसका शुद्ध रूप हो गया। अगला वाला हमारा वाक्य है रमा ने बहुत सुंदर कविता सुनाया। तो देखो कविता शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का है, और यहां इन्होंने क्रिया जो लगा रखी है वह पुल्लिंग की लगा रखी है, इसलिए हमें इसे शुद्ध करना होगा। हम लिखेंगे रमा,
रमा स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो रमा ने बहुत सुंदर कविता सुनाई, ठीक है। रमा ने बहुत सुंदर कविता सुनाई, ये इसका सही रूप होगा, ठीक है। सुनाई को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सुनाई, ठीक है। इसका ये मूल रूप सुनाई। तो रमा ने बहुत सुंदर कविता सुनाया, यह अशुद्ध है, इसे शुद्ध करके हमें लिखना है बहुत सुंदर कविता सुनाई। अगला वाला हमारा वाक्य है बच्चा गेंद खेलती है। तो देखो ये जो यहाँ पर क्रिया है खेलती, ये स्त्रीलिंग की है, जबकि बच्चा जो है वो पुल्लिंग में है। तो हमें इसे शुद्ध करके लिखना होगा। आइए शुद्ध करते हैं। बच्चा, क्या लिखेंगे? बच्चा गेंद खेलता है। खेलती है वो अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि खेलती है वो स्त्रीलिंग में है, जबकि बच्चा पुल्लिंग में है। तो कर्ता के अनुसार ही हम क्रिया लिखते हैं। यदि कर्ता पुल्लिंग का है तो क्रिया भी पुल्लिंग, यदि कर्ता स्त्रीलिंग का तो क्रिया भी स्त्रीलिंग, ठीक है। तो बच्चा गेंद खेलती है अशुद्ध, बच्चा गेंद खेलता है शुद्ध। अगला है घर। यह पुस्तक मेरे रघु को दी। तो मेरे, ठीक है, यह इसका सही रूप नहीं है, यह अशुद्ध है, या होगा मैंने, यह पुस्तक मैंने रघु को दी, ठीक है। तो हम इसे शुद्ध करके लिखेंगे, यह पुस्तक मैंने रघु को दी। यह पुस्तक मैंने रघु को दी। इस प्रकार से यह इसका शुद्ध रूप है। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। आइए अब आगे देखते हैं। आइए अब हम चौथे प्रश्न का हल देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क संस्कृत भाषा को कौन कौन से नामों से संबोधित किया जाता है? संस्कृत भाषा को कौन कौन से नामों से संबोधित किया जाता है? तो इसका उत्तर हमने अभ्यास में पढ़ा था, ठीक है। संस्कृत भाषा को कौन कौन से, ठीक है, तो देववाणी, सुरवाणी तथा गीर्वाण भारती, ठीक है। देववाणी, सुरवाणी तथा गीर्वाण भारती नामों से भी संबोधित किया जाता है। संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रहेगा विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा जो है इसके अन्य नाम हैं जिनमें देववाणी, सुरवाणी और गीर्वाण भारती। अगले प्रश्न की बात करें तो संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं से विशिष्ट क्यों है? तो देखिए, संस्कृत भाषा वैज्ञानिक, परिमार्जित और परिष्कृत भाषा है।
इसलिए संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं से विशिष्ट है। तो देखिए इसका उत्तर होगा संस्कृत भाषा वैज्ञानिक, ठीक है, परिमार्जित एवं परिष्कृत भाषा है, ठीक है, परिष्कृत भाषा है, अतः यह अन्य भाषाओं से विशिष्ट है। अतः यह अन्य भाषाओं से कैसी है? विशिष्ट है, ठीक है। अन्य भाषाओं से विशिष्ट ये इसलिए है क्योंकि संस्कृत भाषा वैज्ञानिक है, ठीक है, परिमार्जित है और परिष्कृत है, इसलिए यह अन्य भाषाओं से विशिष्ट है, इसकी एक अलग पहचान है। अगले प्रश्न की बात करें तो देखिए लिखित भाषा किसे कहते हैं? क्या है? लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो जब विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है, जब विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? लिखित भाषा कहेंगे। कैसी भाषा? लिखित, ठीक है। जब विचारों, ठीक है, या भावों को लिखकर प्रकट किया जाता है, ठीक है, या लिखित विचारों को या लिखित अभिव्यक्ति को पढ़कर समझा जाता है, ठीक है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? लिखित भाषा, ठीक है। चाहे हम अपने विचारों को लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करें, लिखित भाषा, चाहे दूसरे के लिखे हुए विचारों को हम पढ़ करके समझें, वह भी कैसी भाषा होगी? लिखित भाषा होगी। तो जो विचारों भावों को लिखकर प्रकट किया जाता है या लिखित अभिव्यक्ति को पढ़कर समझा जाता है, उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लिपि की। लिपि क्या है? तो भाषा को लिखने का ढंग जो है वो क्या है? लिपि है। भाषा को लिखने के ढंग को हम क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। भाषा का लिखने का ढंग, तो लिपि की परिभाषा, ठीक है। लिपि यह लिखने की एक कला है, भाषा को लिखने का ढंग है। भाषा के लिखित रूप को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा के लिखित रूप को, ठीक है, भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं, ठीक है, या भाषा को लिखने का जो ढंग है उसे लिपि कहते हैं। बात समान है। अब बात आती है संस्कृत व्याकरण के कितने अंग हैं? नाम लिखिए। तो संस्कृत व्याकरण के 3 अंग हैं। संस्कृत व्याकरण के कितने अंग हैं? संस्कृत व्याकरण के 3 अंग हैं। संस्कृत व्याकरण के 3 अंग हैं। उनमें
सबसे पहला पहला जो है वो क्या है, वर्ण विचार। पहला क्या हो जाएगा, वर्ण विचार। दूसरे नंबर पर जो होगा वह होगा शब्द विचार। क्या, शब्द विचार। और बिल्कुल लास्ट जो है नंबर 3 पर वह होगा वाक्य विचार। क्या होगा, वाक्य विचार। इस प्रकार से जो व्याकरण है उसके 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आशा करता हूं समझ आया होगा। आइए अब आगे बढ़े।